नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर के पॉडकास्ट दिल से डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर तक में आपका स्वागत है। दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आज हमारे साथ नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्री सन्नी कुमार सिंह सर, जो कि 2018 बैच के आईएएस हैं, हमारे साथ हैं कि क्या कुछ चुनाव के दौरान प्रतिक्रिया रहती हैं और किस प्रकार से अलग अलग सेगमेंट्स के जो वोटर्स हैं उनके लिए निर्वाचन कार्यालय की क्या नीतियां हैं, कैसे उनको इस मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। सर, मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि एज अ डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर आपका रोल क्या होता है और ऑफिस जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस है वो दिल्ली असेंबली इलेक्शंस के लिए किस तरीके से तैयारियां कर रही है। देखिए, जो रोल है डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर का, लोगों को ये लगता होगा कि हमारा रोल सिर्फ इलेक्शन कंडक्ट कराना है, बट ऐसा नहीं है। हम पूरे समय, जैसे 2 बार हर 5 साल पे इलेक्शन होता है, तो उसके बीच में भी पूरे टाइम हमारी ऑफिस काम करते रहती है। उसके दौरान मैक्सिमम जो हमारा काम होता है वो रैशनलाइजेशन ऑफ पोलिंग स्टेशन। कई बार कोई पोलिंग स्टेशन किसी के घर से बहुत दूर रहता है, बहुत सारे वोटर होते हैं जो 2 किलोमीटर से दूर-दूर से वोट देने आते हैं, तो उसको रैशनलाइज़ करना, मर्ज करना, नए पोलिंग स्टेशन क्रिएट करने। कई रेज़िडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं बड़े-बड़े जिसमें हम नए पोलिंग स्टेशन क्रिएट कराते हैं। इसके अलावा इलेक्टोरल रोल जो होता है हमारा, जिस रोल को ध्यान में रखते हुए सारी वोटिंग होती है कि कौन से पोलिंग स्टेशन में कितने इलेक्टर हैं, तो वो रोल में बदलाव कराना। जैसे उसमें कई सारे चेंजेस होते रहते हैं जी। कई बच्चे होंगे जो 17 साल के थे, पिछले बार वोट नहीं दे पाए थे, बट 2 साल बाद, 1 साल बाद वो वोट देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, तो उन लोगों का नाम ऐड होता है। कई सारे लोग जो यहाँ से शिफ्ट हो जाते हैं, यहाँ से कई आप देखेंगे नई दिल्ली ज़िले में बहुत सारे माइग्रेटरी वर्कर्स रहते हैं जो माइग्रेशन पे आते हैं किसी टाइम पे, फिर किसी टाइम पे जब वहाँ उनके गाँव में हार्वेस्ट चल रहा होता है तब वो चले जाते हैं। तो इस तरीके के वोटर होते हैं, तो शिफ्टिंग वाली चीज़ भी रहती है। फिर हमारे ज़िले में एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वीआईपी वोटर्स हैं, वीवीआईपी वोटर्स हैं, तो बहुत सारे गवर्नमेंट सर्वेंट हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में डेपुटेशन पे आते हैं, वो लोग भी 3 साल के लिए आते हैं, तो यहाँ के वोटर बन जा रहे हैं, फिर यहाँ से चले जाते हैं, तो उनकी शिफ्टिंग होती है। हमारा कैंट एरिया है, तो कैंटोनमेंट में पूरे आर्मी के ऑफिसर्स हैं, तो उन लोग भी आते हैं, जब आते हैं 2-3 साल की पोस्टिंग रहती है, वोट करते हैं, जब चले जाते हैं तो फिर उनका नाम हटाना पड़ता है। तो जो मतदाता सूची होता है, जो इलेक्टोरल रोल की मैं बात कर रहा हूँ, वो इलेक्टोरल रोल में पूरी अपडेशन चलते रहती है। नए वोटर जुड़ते हैं, कुछ वोटर जो यहाँ से शिफ्ट हो गए, वो लोग हट जाते हैं उस सूची से। तो ये पूरा जो प्रोसेस है, ये अक्रॉस द टाइम चलता रहता है। इसके लिए हमारी पूरी एक मशीनरी है, इसमें जितने हमारे एसडीएम्स होते हैं वो ईआरओ की तरह काम करते हैं, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर की तरह। उनके अंदर उनके एईआरओज होते हैं, फिर बीएलओज होते हैं जो घर-घर जाके इस चीज़ की इंश्योर करते हैं कि सही में आदमी यहाँ रहता है कि नहीं रहता, या चला गया तो वो चला तो गया है। कई डेथ होते हैं तो डेथ के बेसिस पे डिलीशन होता है, वो भी बीएलओज जाके घर-घर उसकी वेरिफिकेशन करते हैं। तो इस तरीके से ये पूरी जो प्रक्रिया है, ये हमारे हर साल चलते रहती है। इसमें समरी रिविजन्स होते हैं, इसमें कॉन्टिन्यूअस अपडेशंस होते हैं, फिर इसमें इलेक्शन के जस्ट पहले स्पेशल समरी रिवीजन होता है जो अभी भी चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपकी बेसिकली नॉन इलेक्शन टाइम में होती हैं। इलेक्शन टाइम में फिर जो हमारा मेन काम होता है कि उसमें पोलिंग स्टेशन जो होते हैं, पोलिंग स्टेशन पे एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी होना चाहिए। फिर इलेक्शन में जो भी लोग, मान लीजिए एक जगह में पोलिंग कराना है तो 5 पोलिंग पर्सोनेल उसमें होते हैं, तो वो पोलिंग पर्सोनेल को रिक्विजिशन करना, उनके वेलफेयर की ध्यान रखना कि ताकि वो उनकी ट्रांसपोर्टेशन ठीक से हो, रात को रुकने की व्यवस्था हो, जैसे ठंड में इलेक्शन होगी। तो ये सारी चीज़ें डीईओ का काम होता है, मोटा-मोटा। सर, एक जब मैं यहाँ दफ्तरी आ रहा था तो ईवीएम का डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा था, तो वहाँ पर एक चीज़ जो ईवीएम को लेकर बार-बार आती है या फिर इलेक्शंस को लेके आती है, क्योंकि इलेक्शंस को लेकर ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा क्रूशियल हो जाता है। तो ऐसे में एक तो ट्रांसपेरेंसी और दूसरा कि जो तमाम आपने जैसे बताया कि बीएलओज़ डोर टू डोर जाते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं। तो किस तरीके से ये एक जैसे कहा जाता है कि जो इंडिया में इलेक्शंस होते हैं, उस टाइम बहुत ज़्यादा लोगों का मोबिलाइज़ेशन होता है। तो एक तरीके की बहुत ज़्यादा एक बड़ी मूवमेंट ये बन जाती है। दूसरा तो ये कि डोर टू डोर जाना, मोबिलाइज़ करना सभी को और दूसरी चीज़ ट्रांसपेरेंसी। इस चीज़ को कैसे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर इंश्योर कर रही है कि लोगों का फेथ बरकरार रहे इलेक्शंस के अंदर?
देखिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। मैं इसमें बताना चाहूँगा कि जो मुझे लगता है कि इलेक्शन का जो प्रोसेस है, इसके जो गाइडलाइंस हैं और इसके जो इंस्ट्रक्शंस हैं, वो बहुत ही डिटेल्ड है। तो अगर आप देखेंगे कि जैसे वोटर ऐड होना, अगर मान लीजिए फॉर्म 6 भरते हैं तो वोटर ऐड हो सकता है। उसमें बहुत ही डिटेल्ड गाइडलाइन है कि कौन वोटर बन सकता है, कौन नहीं बन सकता है। अगर मान लीजिए बोला गया है कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट होना चाहिए कोई उस एरिया का, तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट का डेफिनिशन बहुत ही एग्जॉस्टिव तरीके से दिया हुआ है कि कौन होगा ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो ये सारी चीज़ें मैं बताना चाहूँगा कि जो गाइडलाइन है वो बहुत एक्सप्रेस और बहुत ही एग्जॉस्टिव है। तो उसमें अगर आप ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं तो इसमें यही चीज़ आएगी कि हम गाइडलाइन अगर फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और अगर कर भी रहे हैं तो वो लोगों तक पहुंच रहा है कि नहीं। जैसे आपने ईवीएम की बात करी है, तो ईवीएम के सैंक्टिटी को इंश्योर करने के लिए बहुत सारे चेक्स हैं। अगर आप देखेंगे तो उसमें फर्स्ट लेवल चेकिंग होती है, एफएलसी जिसको बोलते हैं। वो हम जितने पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव के साथ में मिलकर करता है। जो हमारा इलेक्शन मशीनरी है, हम उनको बुलाते हैं, उनके अटेंडेंस लेते हैं, उनके साथ हम मॉक पोल करते हैं हर ईवीएम पे। जितने हमारे मशीन्स होते हैं सब पे होते हैं। तो ये सारी फर्स्ट लेवल एक चेकिंग होती है। चेकिंग के बाद फिर से कमीशनिंग होती है। उसमें भी पॉलिटिकल पार्टी का पूरी तरीके से हिस्सा रहता है। उसमें वो भागीदारी रहती है। वो लोग आते हैं डेली बेसिस पे, वहाँ बैठते हैं, उनके सामने ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर रैंडमाइजेशन हो रहा है। रैंडमाइजेशन के बाद से इलेक्शन के स्टार्ट होने के पहले भी मॉक पोल होता है। तो ये बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जिससे हम, जो आप कह रहे हैं कि उस चीज़ की सैंक्टिटी या पब्लिक का फेथ इस प्रोसेस में, ये सारे प्रोसेस से ही हम इंश्योर करते हैं। और जहाँ तक ट्रांसपेरेंसी की बात है तो वेबसाइट्स हैं, डीओ का भी वेबसाइट है, सीईओ की भी वेबसाइट है, इलेक्शन कमीशन का वेबसाइट है। वेबसाइट पे सारी चीज़ें डलती हैं। ऐप्स हैं, अगर आप वोटर की बात करें तो वोटर हेल्पलाइन ऐप है, बीएलओ के ऐप्स हैं। इसके अलावा मान लीजिए एमसीसी के दौरान, खास करके मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान बहुत सारे कंप्लेंट्स आते हैं कि वायलेशन हो रहा है एमसीसी का, तो उसके लिए भी सी विजिल ऐप है, जिसके तहत कोई भी पब्लिक कंप्लेंट कर सकता है। उसको अगर दिखता है कि कहीं पे गलत तरीके से पोस्टर लगा हुआ है या एमसीसी जो भी चीज़ रिकमेंड करता है वो कहीं पे कर्टेल हो रहा है या कहीं पे वायलेट हो रहा है, तो वो लोग कंप्लेंट कर सकते हैं, ऐप के थ्रू कर सकते हैं, वो रिटन में कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे इस टाइम पे अगर आप देखेंगे तो ट्रांसपेरेंसी के लिए बहुत सारे मैकेनिज्म, आईटी बेस्ड मैकेनिज्म है, या फिर हमारे जो ऑफिसेज हैं वहाँ पे कोई भी आके कंप्लेन कर सकता है और इसकी जांच होती है। वो पूरी गाइडलाइन है उसके हिसाब से। तो मुझे जो लगता है कि जो प्रोसेस है इतना, मतलब इस प्रोसेस, क्योंकि आप देखेंगे इलेक्शन होते होते बहुत सारे इलेक्शन अभी तक हो गए। यस सर। हर इलेक्शन में कुछ नई चीजें आती हैं, उसके प्लग करने के लिए नए प्रोसेसेस उसमें हम इंड्यूस करते हैं। और अभी तक इतने टाइम में मुझे जो लगता है कि परफेक्शन तो कभी आ नहीं सकती है, कि नियर परफेक्ट मैकेनिज्म है। इसमें कहीं भी कोई भी फोल प्ले का इतना स्कोप रहता नहीं है। प्रोसेस ही इतनी ज्यादा एग्जॉस्टिव है कि एक एक चीज आपने कैसे करना है सब कुछ लिखा हुआ है। तो अगर आप देखेंगे कि कहीं भी गड़बड़ी का चांस जब निकल के आता है, जब हमारे पास प्रोसेस, रूल, ये कहीं कहीं गैप्स रहेगा, जब भी कोई आदमी अपने डिस्क्रिशन में यूज करेगा उसको। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारे जो भी रूल्स हैं बड़े एग्जॉस्टिव हैं, गाइडलाइन, इंस्ट्रक्शन, ये सारे बहुत ही एग्जॉस्टिव हैं कमीशन के, और उसको फॉलो करके ही हमारी मशीनरी काम करती है। सो वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिस्टम्स। और बाहर पूरी नई दिल्ली में बोर्ड्स लगे हुए हैं और होर्डिंग्स लगी हुई हैं, उसके ऊपर एक टर्म लिखा होता है स्वीप। तो सर, आप अगर हमारे ऑडियंस को बता पाएँ कि ये स्वीप है क्या? और मुनादी भी मैंने सुनी, उसमें कोई गाना बज रहा है, मैं भारत हूँ, बड़ा प्यारा-सा। तो ये स्वीप क्या होता है? और स्वीप के माध्यम से कैसे अलग-अलग वर्ग को एक टारगेटेड इंटरवेंशन किया जा रहा है ऑफिस की तरफ से? देखिए, जो स्वीप है बेसिकली इसके तहत, अगर हम आप इसको बहुत ही जनरल टर्म में बोलें तो वोटर को एजुकेट करने के लिए। तो इसमें जो ऑलरेडी वोटर्स हैं, जो इलेक्टर्स हैं, बेसिकली इसमें दो चीजें आती हैं, इलेक्टर्स और वोटर्स। तो इलेक्टर्स वोटर नहीं भी हो सकते हैं। इलेक्टर्स वो हैं जिनका नाम इलेक्टोरल रोल में है, दे आर क्वालिफाइड टू वोट, बट वो जब जाके वोट करेंगे देन दे विल बी कॉल्ड एज वोटर। तो अगर हम अपने नई दिल्ली की बात करें तो हमारा जो नई दिल्ली है जिला, वो भारत का राजधानी भी है, इंडिया का कैपिटल भी है, और इसके चलते सबकी नजर रहती है कि ये जो डेमोक्रेसी की हम फेस्टिवल बोलते हैं इलेक्शन, तो उसमें लोगों का पार्टिसिपेशन कितना है।
और हमारा अनफॉर्चुनेटली जो पार्टिसिपेशन है, जो वोटर टर्नआउट है, वो काफ़ी कम है और उसके अलग-अलग कारण हैं। यंग वोटर्स के भी जो हमारे मतलब वो है Apathy। एपैथी बोलेंगे, अर्बन एपैथी भी आ जाएगा। तो बहुत सारे कारण हैं जिसके चलते वोटर टर्नआउट कम है। बट इसी चीज़ को टारगेट करने के लिए कि हम क्या टारगेटेड इंटरवेंशन करें, उसके लिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये एक आप इंटरवेंशन ही समझ लीजिए, तो स्वीप है। सिस्टमैटिक वोटर्स इलेक्टर एजुकेशन पार्टिसिपेशन, इस तरीके से ये वो है बेसिकली। तो इसके तहत हमारा जो इलेक्शन ऑफिस है, बेसिकली डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस है, वो तरह-तरह की चीज़ें करता है। अलग-अलग ग्रुप को पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे मान लीजिए कि यंग वोटर्स। तो हमारा एक सबसे बड़ा दिक्कत है कि यंग वोटर का पार्टिसिपेशन बहुत कम है। अब उनको पार्टिसिपेट कराने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले उनको इलेक्टर बनाना ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे हैं जो कॉलेजेस में हैं बट उनका अभी तक एपिक कार्ड बना नहीं है। तो अभी हम लोगों ने अभी इस टाइम पे हम लोगों ने प्रोसेस स्टार्ट किया। हमारी टीम ने कॉलेज में जाके कॉलेज में वॉलंटियर्स पहले आइडेंटिफाई करे, उनके थ्रू कैंप्स लगाए, बहुत सारे प्रोग्राम्स करे जो बच्चों से रिलेट कर पाएँगे हम और उनको बेसिकली इलेक्शन का सिग्निफिकेंस समझा पाएँगे। जैसे अगर हम किसी को बोले कि वोट देना बहुत ज़रूरी है, आपको वोट देना चाहिए, आपका डेमोक्रेटिक राइट है, आप वोट देते हैं तो इससे आपका जो देश है वो उसमें बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आता है, डेवलपमेंट होता है। तो ये चीज़ बच्चे इतना अच्छे से रिलेट नहीं कर पाते। बिल्कुल। बट उनको हम कोई चीज़ उसकी वैल्यू को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएँ। उनको हम मान लीजिए कि मुनादी के थ्रू किसी चीज़ को दिखाएँ, स्किट करके दिखाएँ, प्ले करके दिखाएँ, डांस के थ्रू इस चीज़ को दिखाएँ, पोर्ट्रे करें। जैसे अगर हम उनको ये बताएँ कि जैसे रहता है ना कि कोई रेयर चीज़ होती है तो वो आदमी करना चाहता है। हाँ। तो आप पूरे ज़िंदगी में अगर आप देखेंगे, मैं सबसे ये बात को पूछना चाहूँगा कि आप पूरे अपने लाइफ में आपकी अगर जो 18 साल पे आप एलिजिबल होते हैं वोट देने के लिए, 18 साल से लेके आदमी अगर 80 साल भी जीता है, 90 साल भी जीता है, तो कितना इलेक्शन वो मतलब उस जिसमें पार्टिसिपेट कर सकता है? हार्डली 20। यस। 20-30 दोनों अगर लोकसभा, विधानसभा मिला दें, तो आप सोचिए अपने लाइफ में बस 30 बार या 20 बार ही उस चीज़ को आप कर सकते हैं। मतलब ये कितनी रेयर चीज़ है और इसकी सिग्निफिकेंस आप नहीं समझ पाते हैं। क्यों नहीं समझ पाते हैं? क्योंकि आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है। तो बेसिकली हम अलग-अलग लोगों तक हम अपने स्वीप टीम के तहत पहुँच रहे हैं, उनको एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको हम सेंसिटाइज़ कर रहे हैं कि ये कितनी ज़रूरी है, ये चीज़ आपके लिए वोट देना कितना ज़रूरी है। सॉरी। तो ये सारी चीज़ स्वीप के थ्रू होता है। इसमें हम इलेक्टर्स सबसे पहले जो इलेक्टर्स नहीं है, मिसिंग इलेक्टर्स हैं, जो एज में आ गए, एलिजिबल एज में बट उनने अपना वोटर आईडी कार्ड नहीं बनवाया, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, उनको रीच आउट करते हैं ताकि वो रजिस्टर कराएँ। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे एरिया में बहुत सारे ऑर्फनेजेस हैं। हमारे एरिया में बहुत सारे जो विजुअली चैलेंज्ड लोग होते हैं उनके हॉस्टल्स हैं। बट वो लोग अभी तक रजिस्ट्रेशन अपना नहीं कराया गया। तो इस बार हमारी टीम उन तक पहुँची, उन लोगों को भी हम लोग रजिस्टर करा रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग भी निकल के आ रहे हैं जो पहली बार वोट देंगे, बट वो 30 साल के हो गए, 25 साल के हो गए। तो ये सारी चीज़ें हम स्वीप के तहत कर काफ़ी इंक्लूसिव स्टेप्स ले रहा है डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस। आप क्योंकि सर आप भी यंग हैं और कभी ना कभी आपने भी फर्स्ट टाइम वोट दिया होगा। तो एक बार अगर आप बताना चाहें कैसा आपका एक्सपीरियंस था जब आपने फर्स्ट टाइम वोट डाला? और आपने कैसे एनरोल किया था? ऑनलाइन था उस समय सुविधा या आपने ऑफलाइन आपने किया था? वो आप एक बार शेयर करें। नहीं, उस मैंने अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा जो वोटर आईडी कार्ड है, वो गोपालगंज ज़िले में मेरा जो गाँव है, वहाँ का बना हुआ है। तो उस टाइम पे तो हमने ऑफ़लाइन ही जाके अपना रजिस्ट्रेशन कराया था। उसके बाद से जो पहली बार हमने वोट दिया, वो भी वहीं पे दिया। तो मैं अपना पहला एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा कि जब वो इन्हिबिशन रहता है, आप जाते हैं, आप देखते हैं बहुत लंबी कतार है, आपको 3 घंटे, 4 घंटे लाइन में खड़ा रहना पड़ सकता है। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो वोटिंग है, वो बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है और एक ऐसा दिन है जहाँ पे आप किसी भी वर्ग के हैं, किसी भी क्लास के हैं, किसी भी मतलब उसके हैं, आपको एक साथ खड़ा होके ही इस बिल्कुल। प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना पड़ता है। तो ये बहुत ही पार्टिसिपेटरी, बहुत ही इंक्लूसिव प्रोसेस है। तो मैं ये सोचता हूँ कि इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करके आप हम्बल होते हैं। दूसरी चीज़, आप अपने देश की जो पूरी किस तरीके की व्यवस्था है,
आपकी सामाजिक व्यवस्था क्या है, आपकी आर्थिक व्यवस्था क्या है, वो उस कतार में आपको दिख जाती हैं। तो आप बेसिकली आप जितनी चीज़ें किताबों में पढ़ते हैं, अगर वोटिंग करने आप जाते हैं पोलिंग बूथ तक, तो आपको इतनी सारी चीज़ें वहाँ पे सीखने को मिलता है, देखने को मिलता है। वो लाइन में खड़ा होके आप सबकी आर्थिक, सामाजिक व्यवस्था को समझ पाने के लिए सक्षम होते हैं। तो जब पहली बार कोई भी जाता है, मैं भी गया था, तो हमारे अंदर इनहिबिशन थी, लगता है क्यों 3 घंटे, 4 घंटे धूप में आदमी खड़ा होगा। बट जब ये सारी चीज़ करके और आप जब पहुँचते हैं और जब आप इतना वोट कास्ट करते हैं, तो वो जो फीलिंग है, क्योंकि मैं आपको पहले भी बताया है कि ये चीज़ आप मतलब ये रेयर है, 20-30 बार ही अपने लाइफ में कर सकते हैं। तो जब आप करते हैं तब आपको अनुभव होता है कि आप देश के डेवलपमेंट में और डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उस टाइम के पहले तक आप पार्टिसिपेट कर भी रहे होंगे अपने-अपने लेवल पे, सब कोई देश के डेवलपमेंट में और देश को आगे बढ़ाने में कोशिश करता है, पार्टिसिपेट करता है। बट ये जो एक चीज़ है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर आप पीछे जिस माध्यम से भी पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, जब आप वोटिंग के माध्यम से पार्टिसिपेट करना शुरू करते हैं, तो मैं बोलूँगा कि आपकी जो पॉलिटिकल एक्यूमेन है, अंडरस्टैंडिंग है, वो काफ़ी बढ़ती है, क्योंकि फिर आप पॉलिटिक्स में, डेमोक्रेसी में, उसके बारे में आप जानने के लिए इच्छुक होते हैं। उसके डिस्कशंस में आप पार्टिसिपेट करेंगे। तो मुझे लगता है कि वोट देना अगर आप पहली बार देते हैं, तो उसके बाद से जो आपका पॉलिटिकल होराइज़न है, वो काफ़ी बढ़ जाता है। आप उसमें पार्टिसिपेट करने लग जाएँगे, आप डिस्कोर्स में हिस्सा लेने लग जाएँगे, आप डिबेट उसके ऊपर और करेंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आएगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस तो आएगा ही, और उसके साथ-साथ आपकी जो पॉलिटिकल इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है बेसिकली, कि नॉलेज जो आपका उसके बारे में देश, ठीक है, आप डेवलपमेंट के लिए हो सकता है आप भी कुछ काम कर रहे होंगे, बट ये अवेयरनेस, जो पॉलिटिकल अवेयरनेस या जो भी हमारे देश के लिए डेवलपमेंटल एरिया में क्या-क्या चीज़ें हो रही हैं, वो अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। वो अवेयरनेस आप जभी गैदर करना शुरू करते हैं जब आप इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना शुरू करते हैं, और हर अगले बार फिर आप जब वोट देने जाएँगे तो आप ज़्यादा अवेयर होके जाएँगे और आप ज़्यादा अच्छे से अपने वोट को दे पाएँगे। सर, आपने पार्टिसिपेशन की बात की और उससे पहले आपने बताया कि कुछ जैसे विजुअली इम्पेयर्ड हैं या पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, चाहे हमारे सीनियर सिटीज़न हों, तो उनकी एक्सेसिबिलिटी का किस तरीके से डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसेज़ या फिर चीफ इलेक्टोरल ऑफिस ध्यान रखती है, ताकि पोलिंग स्टेशंस पर, पोलिंग बूथ पर उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और वो ज़्यादा बढ़-चढ़ कर पार्टिसिपेट करें? देखिए, इसमें 2 पहलू हैं। एक होता है जो अगर पोलिंग स्टेशन पे पहुँच रहे हैं तो उनके लिए अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी जो होता है पोलिंग स्टेशन पे, इसकी भी प्रॉपर गाइडलाइन है। इसमें 7-8 चीज़ें होती हैं। उसमें रैंप है, जो भी वहाँ टॉयलेट है वो डिसेबल फ्रेंडली होने चाहिए, है ना? पीडब्ल्यूडी फ्रेंडली टॉयलेट होने चाहिए। तो ये सारी सुविधाएँ हम लोग वहाँ पे करते हैं। लेटली एक ये भी चीज़ आया कि अगर कोई भी विजुअली चैलेंज्ड हैं या कोई भी इन विद एनी काइंड ऑफ डिसेबिलिटी, हम उनके लिए होम वोटिंग की सुविधाएँ भी रख रहे हैं। या सीनियर सिटीज़न ही हैं, मान लीजिए 80 प्लस हैं, तो उनके लिए होम वोटिंग की भी सुविधा है। पिछले बार पार्लियामेंट्री इलेक्शन की अगर मैं बात करूँ जो हाल ही में हुआ, उसमें हमारे 3-4 हज़ार से ज़्यादा लोगों की हमने होम वोटिंग कराई है। तो उसमें हमारी टीम, पोलिंग टीम घर पे जाती है, हमारे जो भी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट होते हैं वो भी जाते हैं, हम जाके घर पे उनके वोट कास्ट कराते हैं। वंडरफुल। वो भी पूरी प्रोसेस के तहत जो भी वोट कास्टिंग की प्रोसेस होती है, उसके तहत होम वोटिंग की सुविधा है। तो अगर इस तरीके से कोई भी है, जिनको होम वोटिंग की सुविधाएँ अवेल करनी है, वो भी अवेल कर सकते हैं, अगर जिनको बहुत तकलीफ है पोलिंग स्टेशन पे आने के लिए। बट मैं फिर भी बोलूँगा कि जो इलेक्शन है, जो इलेक्शन का दिन होता है, वो एक तरीके से फेस्टिवल जैसा होता है, और सब लोग चाहते हैं कि वो पोलिंग स्टेशन पे आके इसमें पार्टिसिपेट करें। तो उसके लिए भी हम लोग ट्रांसपोर्टेशन की भी सुविधा रखते हैं, अगर किसी को ज़रूरत है इस तरीके की तो। तो अगर आप पोलिंग स्टेशन पे आके देते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, उसके लिए इलेक्शन ऑफिस आपको ट्रांसपोर्टेशन, टू एंड फ्रो ट्रांसपोर्टेशन की भी सुविधा रखती है। अदरवाइज़ अगर कोई बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में है, जिसके घर पे ही वोटिंग की सुविधा हम होम वोटिंग के थ्रू करा सकते हैं। बिल्कुल सर, ये जो चुनाव हैं देश का त्योहार, लोकतंत्र का त्योहार होते हैं। लेकिन ये जो सुविधाएँ आपने बताई, इसको कोई लाभ कैसे उठा सकता है? कोई एप्लीकेशन फॉर्म फिल अप करना पड़ेगा या फिर अपने आप आइडेंटिफ़ाई करके इलेक्शन ऑफिस उनको रीच आउट करती है? जी, इसमें क्या होता है, जो भी हमारे पीडब्ल्यूडी मार्क्ड वोटर्स होते हैं, जो हमारा इलेक्टोरल रोल है,
उसमें मार्किंग होके रखती है कि कौन से वोटर हैं जो पीडब्ल्यूडी हैं। तो जब बीएलओज हमारे स्लिप देने जाते हैं उसी टाइम पे वो फॉर्म भी दे देते हैं। जिन्होंने अवेल करना है होम वोटिंग, वो होम वोटिंग अवेल कर सकता है ओके तहत। ओके। सर, एक किस्सा शायद आपने सुना हो कि मध्य प्रदेश में एक ब्राइड थी जो अपनी शादी वाले दिन शादी से पहले वोटिंग डे भी था तो पहले मतदान किया फिर उन्होंने जाके शादी की। अगर आपको कोई ऐसा इंसिडेंट याद आ रहा है जिसने आपको मोटिवेट किया हो कि हाँ, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि इलेक्शन में लोग बढ़-चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। इस तरीके से कोई इंसिडेंट आप शेयर करना चाहें? देखिए, ऐसा तो मेरे दिमाग में अभी नहीं आ रहा है, बट जो आपने एग्ज़ाम्पल दिया, उस एग्ज़ाम्पल को अगर मैं ध्यान में रखते हुए बोलूँ, तो एक ही बहुत अच्छा पॉज़िटिव स्टेप है। और इस तरीके से बहुत सारे पॉज़िटिव स्टेप हर बार सुनने को मिलता है कि कोई अपना जो भी चीज़ कर रहा था उसको डिले करके वोट दिया, उसके बाद से वो चीज़ करने गए। तो मैं इस माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि अगर इस तरीके से और भी हर आदमी अपने लेवल पे कुछ इस तरीके से पॉज़िटिव स्टेप कर सके, क्योंकि बाकी चीज़ें आप थोड़ा डिले भी कर सकते हैं 1 दिन, 2 दिन, बट इलेक्शन तो फिर 5 साल बाद ही आपको मिलेगा दोबारा वोट अपना कास्ट करने के लिए। और जैसा मैंने बताया कि ज़िंदगी में बहुत कम बार आपको ये मौका मिलता है, तो इसको आप गँवाएँ ना। और मैं सबको अपील करूँगा कि इस तरीके से आप अपने लेवल पे कोई भी पॉज़िटिव स्टेप लेके, आप खुद ही नहीं, मैं तो बोलूँगा कि अपने साथ 5 लोगों को लेके जाएँ। बिल्कुल। ये भी एक एग्ज़ाम्पल हो सकता है कि मान लीजिए आप अपने कॉलोनीज़ में जो आप क्रिकेट साथ में खेलते हैं, पूरी क्रिकेट की जो टीम है 11 लोगों की, वो एक साथ जाइए। आप अपनी जर्सी में वोट देने जाइए, वोट दीजिए और उसके बाद से जाके आप अपना मैच खेलिए। तो ये भी एक अच्छा एग्ज़ाम्पल हो सकता है। तो इस तरीके से हम अपने लेवल पे इसमें एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ हैं और मैं आप सभी को अपील करूँगा कि इन सबको एक्सप्लोर करें और उस दिन आप नए एग्ज़ाम्पल सेट करें ताकि आप न्यूज़ में आएँ, जैसे आप हमें बता रहे हैं मध्य प्रदेश क्या-क्या। सर, जैसे देश की आधी आबादी महिलाएं हैं और पिंक पोलिंग बूथ जैसा भी न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस अरेंज करती है, तो ये पिंक पोलिंग बूथ क्या होते हैं और इससे क्या खास असर पड़ता है? आप उसके बारे में कुछ बताइए। पिंक पोलिंग बूथ जो हमारे होते हैं, उसमें हमारे जितने भी पोलिंग पर्सोनेल होते हैं, वो महिलाएँ होती हैं। यस। तो कई बार अगर आप देखेंगे तो ये इसलिए करा गया है इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइन के ही हिसाब से, उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे लोग, खास करके वुमेन वोटर हों। तो इसलिए पिंक पोलिंग स्टेशन बनाए गए जिसको हम वुमेन फ्रेंडली बोलते हैं। उसमें सारे पोलिंग पर्सोनेल जो होंगे वो महिलाएँ होती हैं और उसमें खास करके जो महिला वोटर्स हैं, वो ज़्यादा कंफर्टेबली अपने वोट को कास्ट कर पाते हैं। तो इसके बाद देखा भी गया कि उन पोलिंग स्टेशन पे जो वुमेन का वोटिंग परसेंटेज था, वो इंक्रीज़ हुआ। सर, कोई ऐसी कोई 2-3 एप्लीकेशन जो आप चाहें हमारे जो यंग वोटर्स हैं या कोई भी वोटर हो कि जो उनके फ़ोन में होनी चाहिए और जिससे वो तमाम जानकारियाँ जो इलेक्शंस की हैं उसको हासिल कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो वोटर हेल्पलाइन ऐप है। आप सभी इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे जितने भी ये वो रहते हैं, एप्पल के फ़ोन पे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, नॉर्मल एंड्रॉयड पे भी डाउनलोड कर सकते हैं। वोटर हेल्पलाइन जो ऐप है उसमें सारी चीज़ें रहती हैं आपको, तमाम जानकारियाँ वहाँ पे अवेलेबल है। एफएक्यूज़ हैं, आपने अगर मान लीजिए एनरोल करना है एज़ अ वोटर, आप उसमें एनरोल कैसे करना है, एक-एक स्टेप आपको बता देंगे। ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है, किस तरीके से आपकी हियरिंग होती है, अगर आपने अपनी शिफ्टिंग करानी है, वो भी आप क उसमें सारा एक-एक चीज़ उसमें आप जानकारी को गैदर कर सकते हैं। तो ये एक सबसे इम्पोर्टेंट ऐप जो मैं आपको बताना चाहूँ कि वोटर हेल्पलाइन ऐप, ये आप डाउनलोड करें। इसके अलावा अगर जैसे मैंने बताया कि ये आपका एमसीसी के दौरान आप जागरूक अगर वोटर हैं या जागरूक सिटीज़न नागरिक हैं, जो इलेक्टर्स हैं बेसिकली, आप सभी लोग ये सी विजिल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उससे आप कहीं भी एमसीसी का कोई वायलेशन है, कोई इश्यू आ रहा है, आपको दिखता है कि कहीं पे गलत तरीके से एमसीसी वायलेट हो रहा है, तो आप उस पे अपनी चीज़ों को कंप्लेंट को दर्ज करा सकते हैं और उसमें तुरंत कार्रवाई होती है। तो ये 2 ऐप आप कर सकते हैं, बाकी तमाम ऐप्स हैं, 10-12 ऐप्स, आप सभी को डाउनलोड करें। ये थोड़े दिन के लिए ही आप इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो मैं तो बोलूँगा कि बढ़-चढ़ के इसमें हिस्सा लें ताकि हमारी डेमोक्रेसी और सशक्त हो। सर, आपकी एक फ़ोटो है जो आप यंगस्टर्स के साथ खड़े हुए हैं, शायद वो किसी कॉलेज की है। उसके बारे में क्या कुछ वो किस्सा है? यंगस्टर्स काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल और सहज महसूस कर रहे हैं आपके साथ में। वो किस्सा अगर आप शेयर करना चाहें? वो किस्सा कॉलेज में ही एक स्वीप के अंतर्गत ही एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें हम लोगों ने कॉलेज के जो भी यंग बच्चे हैं, उन लोग जो अभी तक इलेक्टर्स नहीं बने,
जिन्होंने एनरोल नहीं कराया था, तो उनको मोटिवेट करने के लिए प्रोग्राम था। उसमें तमाम चीज़ें थी, आप देखेंगे डांस के थ्रू, फैशन शो के थ्रू, गाने के थ्रू, तमाम एक्टिविटीज़ के थ्रू उस दिन वही मैं बताना चाहूँगा कि आप हर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मुनादी के थ्रू ही आप रीच आउट कर सकते हैं लोगों को। हर वर्ग के लोगों को आप अलग-अलग तरीके से रीच आउट कर सकते हैं, जो हम अभी कर रहे हैं। हमारा ट्रेड फेयर हुआ, तो वहाँ पे ट्रेड फेयर में हमने अपना एक स्टॉल लगाया था। तो ऐसे कॉलेज में अलग-अलग कल्चरल एक्टिविटी के माध्यम से बच्चों के साथ उस दिन हम लोगों ने इंटरैक्ट किया, उनको मोटिवेट किया कि आप जहाँ के भी इलेक्टर बनना चाहते हैं, आप बने और इस प्रोसेस में आप पार्टिसिपेट करें। सर यूँ तो नई दिल्ली काफ़ी ज़्यादा पॉश एरिया, वीआईपी एरिया है, यहाँ पर वोटिंग टर्नआउट कहीं न कहीं कम रह जाता है। तो अगर आप एक मैसेज देना चाहें सभी को कि वोटिंग डे वाले दिन उनके क्या सिविक राइट्स हैं? जैसे अगर हम देखें तो महिलाओं को 1920 में वोटिंग का राइट मिला अमेरिका में, ब्रिटेन में 1928 में और भारत में जब रिपब्लिक बना 1950 में मिल गया, इवन स्विट्ज़रलैंड में 1970 के बाद मिला। तो अगर आप एक मैसेज देना चाहें स्पेशली यंगस्टर्स और वुमेन को ध्यान में रखते हुए? यंगस्टर्स के लिए तो मेरा यही मैसेज है कि ये तो वेल नोन फैक्ट है कि पूरा जो हमारा देश का फ्यूचर है, बेसिकली वो फ्यूचर जनरेशन पे टिका हुआ है। तो अगर हमारा फ्यूचर जनरेशन इन्फॉर्म्ड होता है, खास करके उसकी पॉलिटिकल अवेयरनेस, उसकी हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, हमारे पूरे किस तरीके से देश काम करता है, देश की प्रणाली काम करती है, अगर वो इन्फॉर्म्ड होता है और अवेयर होता है इन सब चीज़ों को लेके, तो मुझे लगता है कि जो देश की पूरी आपकी डेवलपमेंट का जो पूरा ग्राफ है और जो पूरी ट्रेजेक्टरी है, वो बहुत ही पॉजिटिव और सहज डायरेक्शन में जाती है। तो मुझे ये लगता है कि ये पूरी अवेयरनेस होने के लिए आपको इलेक्टर बनना पड़ेगा, आपको जाके पोलिंग बूथ तक वोट देना पड़ेगा और मैं आप सभी को अपील करना चाहूँगा, यंग जो भी हमारे वोटर हैं, जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, उनको मैं अपील करना चाहूँगा कि इस चीज़ को फ़ील करना बहुत ज़रूरी है। ये चांस आपको, चलिए, ज़िंदगी में पहली बार आप फर्स्ट टाइम वोट देंगे, बट बहुत बार नहीं मिलेगा। हार्डली 20-30 बार ही आप इस चीज़ को कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अब आपके पूरे लाइफ़ में कोई ऐसी चीज़ जो आप बस 20-30 बार कर सकते हैं, उसको भी अगर आप नहीं कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उसको आपको करना चाहिए। इस आने वाले इलेक्शन में आप सभी ये प्रण लें, आप ये मेरी आप सबसे अपील है कि आप ये प्रण लें कि आप जाके इस बार वोट करेंगे और जैसा मैंने बताया कि वो जो कतार होती है, जो लाइन होती है, जहाँ पे आप वोट करने के लिए जाते हैं, उस टाइम पे आप सिर्फ़ ये अपने कन्वीनियंस के बारे में मत सोचें, क्योंकि एज़ अ सिटिज़न आपकी ड्यूटीज़ भी हैं। तो उस चीज़ में आप ये सोचें कि आपके 1-2 घंटा खड़े होने से आपका जो देश का विकास है, वो एक अलग तरीके से हो सकता है। अगर आप नहीं पार्टिसिपेट करेंगे, तो आपकी डेमोक्रेटिक राइट तो चलिए, आप एक्सरसाइज़ नहीं कर रहे हैं, बट उससे कहीं न कहीं आपके देश के विकास में कुछ न कुछ कमी तो आएगी। तो मैं आप सभी से अपील करता हूँ कि इस तरीके से आप अपने देश के विकास में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ख़ास करके हमारा जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं, जो डेमोक्रेसी है, उसको आप और सशक्त बना सकते हैं और जो लाइन है, उसमें मैं आप सभी से अपील करूँगा, ख़ास करके जो यंग वोटर्स हैं, आप उससे सीखने की कोशिश करें। बिल्कुल। कि तरह-तरह के लोग हैं, अलग-अलग वेशभूषा के लोग होंगे, जी। अलग-अलग कपड़े पहन के लोग आते हैं, तो उससे आपको अलग-अलग सामाजिक विचारधारा वाले लोग आपको वहाँ दिखेंगे, अलग-अलग इकोनॉमिक बैकग्राउंड से लोग वहाँ आपको दिखेंगे। तो वहाँ जो होता है ना कि भारत की पूरी बेसिकली जो डाइवर्सिटी है, अलग-अलग लेवल की सोशियो इकोनॉमिक डाइवर्सिटी, कल्चरल डाइवर्सिटी, वो इलेक्शन के ख़ास करके नई दिल्ली की जब हम बात करें, जो हम राजधानी है, तो हमारे पास हर स्टेट के लोग यहाँ पे रहते हैं। तो उस वोटिंग लाइन के जो कतार में आपको पूरी हमारे भारत की डाइवर्सिटी दिखती है। आप जब खड़े रहते हैं लाइन में, आप उस डाइवर्सिटी को एप्रिशिएट करें, उससे आप हम्बल भी होते हैं, आप काफ़ी चीज़ सीखते भी हैं। तो मुझे पूरा आशा है कि आप लोग जो भी यंग वोटर्स हैं, फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, ख़ास करके कॉलेजेस में जो हैं, वो आप इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे। आप पार्टिसिपेट करेंगे तब आपको इस चीज़ की फीलिंग पता चलेगी। तो आप ये सोच के कि लाइन लंबी है या इससे क्या ही होगा या क्या ही बदलेगा और आप अपना वोट अगर नहीं कास्ट करते हैं, तो कास्ट करने के बाद क्या फीलिंग आती है, उस चीज़ को आप हमेशा के लिए मतलब वंचित हो जाते हो उस चीज़ से। तो मेरा यही अपील है कि आप सब पार्टिसिपेट करें और जितने भी नई दिल्ली के मतदाता हैं,
जो इलेक्टर्स हैं, उन सभी को भी मेरा अपील है कि आप सभी के ऊपर ये दारोमदार है कि आप देश की राजधानी में रहते हैं। तो आप सभी ने एक एग्जाम्पल सेट करना है। आप ये सोच के कि इस दिन मेरी छुट्टी है, मैं एक छुट्टी का दिन मिला है तो अपने घर वालों के साथ मैं इसको बिताता हूँ, मैं वोट देने क्यों जाऊँगा या लाइन में मेरे को खड़ा होना पड़ेगा। मैं आप सभी से ये बताना चाहूँगा कि एक दिन की बात है, हार्डली 3-4 घंटे की बात होती है और मैं तो ये बोलूँगा कि आप वोट दें और उसके बाद से जो भी आपने करना है, आपने मूवी देखने जाना है या जहाँ भी जाना है, इसमें बस एक स्टॉप नया आप अपने गूगल मैप पे डाल लें, जो भी आपका पोलिंग स्टेशन है। और इस बार हमारे तरफ से हम लोग एंश्योर करेंगे कि पोलिंग स्टेशन पे जितना ज़्यादा हम आपके चीज़ों को कन्वीनिएंट बना पाएँ ताकि आपको कम से कम लाइन में लगना पड़े, वहाँ पे बैठने की व्यवस्था, वहाँ पे पानी पीने की व्यवस्था और हर चीज़ की व्यवस्था हम लोग वहाँ पे करने की कोशिश करें। निर्वाचन कार्यालय के एफर्ट्स को देखकर तो मुझे कुछ पंक्तियां याद आती हैं कि लोहे के पेड़ हरे होंगे, तू गान प्रेम का गाता चल, नम होगी यह मिट्टी ज़रूर, आंसू के कण बरसाता चल। सर, आखिरी क्वेश्चन रैप करने से पहले जो मैं जानना चाहूँगा कि जो आपसे पर्सनली निजी तौर पे जुड़ा हुआ है कि एज़ अ डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर और राजधानी की डिस्ट्रिक्ट को सँभालना, इसमें क्या कुछ चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ता है अपनी दिनचर्या में कि इतने सारे लोगों के बीच में जाना है, फाइलों के बीच में रहना है, ब्यूरोक्रेसी के आप एकदम बीचों-बीच में हैं, तो क्या कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? स्पेशल मैसेज जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी, क्योंकि हमारी डिस्ट्रिक्ट में ओल्ड राजेंद्र नगर जो कि यूपीएससी का हब है वो भी आता है। एक मैसेज उसके लिए सर। नहीं, वो डिस्ट्रिक्ट में नहीं आता है, वो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है, ओके। बट रेवेन्यू में हुँ। नहीं आता है। फिर भी आपने जो सवाल पूछा है उसका जवाब मैं यही देना चाहूँगा कि जितनी भी चुनौतियाँ हैं, वो चुनौतियाँ कम हो जाती हैं क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है ख़ास करके मतलब जो भी सर्विसेज़ में आप रहते हैं और यहाँ पे इसमें कि आपको ये मौका मिलता है कि आप अपने डेली दिनचर्या की अगर आप बात करें, आप अपने दिनचर्या में डेली बेसिस पे, हर मिनट पे आप लोगों के ज़िंदगी में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। बिल्कुल। तो अगर आप उस चीज़ को लाने में सफल हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि फिर जितनी भी चुनौतियाँ आती हैं, वो आपको कम लगती हैं और आप अपना पूरा सैटिस्फैक्शन डिराइव करते हो इस चीज़ से। हमारे न्यू दिल्ली ज़िले में अगर मैं बात करूँ, तो अभी भी ठीक है, ये देश का कैपिटल है, अर्बन एरिया है, फिर भी हमारे 22 विलेजेस आते हैं हमारे एरिया में। अर्बन विलेज हैं, फिर भी वहाँ पे बहुत सारे क्लीनलीनेस से लेके और जो भी सर्विसेज़ होते हैं, जो गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है, उसमें कई जगह कई सारे चैलेंजेज़ आते हैं, देखने को मिलते हैं। तो वहाँ पे हम लोग जाते हैं, उस चीज़ को ठीक करते हैं। अगर मान लीजिए कहीं पे जल भराव का ही प्रॉब्लम है और हम वहाँ पे गए, विज़िट किए और उस चीज़ को ठीक करने में हम सफल हुए, तो लोगों की जो खुशी होती है, उसको देख के जो आपको सैटिस्फैक्शन मिलता है, वो अनमैच्ड है। और इस पोज़ीशन में, इस सर्विस में आपको ये चीज़ मतलब इस एंडलेस है अपॉर्च्युनिटी। आप जितना चाहें उतना कर सकते हैं। तो मेरा आपके चुनौती वाले बात पे तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि जितनी भी चुनौतियाँ होती हैं, वो सारी कम लगती हैं क्योंकि आप डेली बेसिस पे, मिनट बेसिस पे, सेकंड बेसिस पे लोगों की ज़िंदगी को बदल रहे हो। फ़ाइलों की जहाँ आप बात करते हैं, तो फ़ाइल हो सकता है कि आप उसको पेज की तरह देखते हो, बट हम और कोई भी जो भी आदमी उस फ़ाइल को डील करता है, मैं तो ये सोचता हूँ कि उस फ़ाइल में छिपे हुए, उस फ़ाइल में जो लोग हैं, जो लोगों के प्रॉब्लम है, उसको आप देखना शुरू करिए। जब आप उसको देखेंगे, तो आप उस फ़ाइल को डिस्पोज़ भी बड़े अच्छे से कर पाएँगे। जब आप उसके अंदर के लोगों को देख पाएँगे और आपको जो फ़ाइलें हैं, उसको करने में भी बड़ी आसानी होगी और मुझे लगता है कि उससे लोगों की ज़िंदगी में सकारात्मक बदलाव आ यानी ईश्वर इतना फ़क़्त दे कि प्यासा देखूँ तो समंदर हो जाऊँ। बिल्कुल सही। इसी के साथ हम आज का जो ये हमारा पॉडकास्ट है, दिल्ली निर्वाचन कार्यालय के द्वारा, उसकी समाप्ति की ओर बहुत-बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। आप सभी से निवेदन है कि आने वाले जो भी चुनाव की तारीख हो, आप सभी अपनी वोट कास्ट करें और इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर और यूट्यूब पर हमारा सोशल मीडिया हैंडल deo.ndd पर अपनी सेल्फी डालें, अपनी रील्स डालें, हम लोग उसे पोस्ट करेंगे और तमाम जो हमारे अपडेट्स हैं या कॉम्पिटिशन है, आपको सोशल मीडिया हैंडल से मिलेंगे। लास्ट संदेश अगर सर कुछ देना चाहें, उसके बाद आप सभी से हम लोग विदा लेंगे। सर। मेरी आखिर में भी यही संदेश है, खासकर के जो नौजवान लोग हैं कि नौजवान वोटर हैं
और जितने भी वोटर्स हैं हमारे ज़िले की कि हमारी वेहिकल टर्नआउट काफ़ी कम है, ये पूरा वो होने के नाते, और आप इस और वाले इलेक्टर होने के नाते तो मेरा ये अपील है कि आप प्लीज कर बाहर निकले, आके वोट करें, तरह में वोट करें। अपने डेमोक्रेटिक जो आपकी राइट है, जो आपका जो वोटिंग होता है, जो आपका राइट है, उसको एक्सरसाइज करें और अपने डेमोक्रेसी को सशक्त बनाने में हमें भी मदद। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड।